सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद महाराष्ट्र के दौरे पर मुंबई में आज राष्ट्रपति भवन में नए दरबार हॉल का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो पैगाम के जरिए वन ओशियन समिट के आला सतही इजलास से करेंगे खिताब। समिट से जर्मनी, बरतानिया, जनूबी कोरिया, जापान और कनाडा समेत कई ममालिक के सरबराहान भी करेंगे खिताब। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथी क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। इजलास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा भी होंगे शरीक। बीएसएफ ने गुजरात में भारतीय हदूद में छुपे पाकिस्तानी माहीगीरों और कश्तियों की तलाश के लिए क्रैक क्रोकोडाइल कमांडोज उतारे। अब तक 11 पाकिस्तानी कश्तियां कब्जे में ली गईं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में रिकॉर्ड की गई 60.51% पोलिंग। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर असेंबली इंतखाबात के दोनों मरहलों के लिए वोटिंग की तारीख में की तब्दीली। अब वहां पहले मरहले में 28 फरवरी और दूसरे मरहले में 5 मार्च को होगी पोलिंग। इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम उरूज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अवामी जलसों से करेंगे खिताब। अमित शाह और जेपी नड्डा भी यूपी और गोवा में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। पंजाब में होगी आम आदमी पार्टी की इंतखाबी रैली। मुल्क में कोविड की तीसरी लहर पड़ी कमज़ोर। पिछले 4 दिनों से मुसलसल नए मामलों की तादाद 1 लाख से कम। ताहम केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में इन्फेक्शन की शरह अब भी तशवीशनाक। मुल्क भर में अब तक 171 करोड़ से ज़्यादा लगाई गई कोविड वैक्सीन। वजारत सेहत ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए जारी किए नजर सानी शुदा रहनुमा उसूल। और भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज अहमदाबाद में खेला जाएगा तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच। टीम इंडिया की नज़रें होंगी क्लीन स्वीप पर। वहीं कैरेबियन टीम पहली जीत के इरादे से उतरेगी मैदान में। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी। और आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वो आज मुंबई में वाक़ राजभवन में एक नए दरबार हॉल का इफ्तिताह करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो पैगाम के जरिए वन ओशियन समिट के आला सतही इजलास से खिताब करेंगे। इस सरबराह इजलास से जर्मनी, बरतानिया, जनूबी कोरिया, जापान और कनाडा समेत कई ममालिक के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत भी खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक के ताउन से 9 से 11 फरवरी तक फ्रांस में वन ओशियन समिट का इनेकाद किया जा रहा है। इस सरबराह इजलास का मकसद बैनुल अक़वामी बिरादरी को सेहतमंद और पायदार समुद्री माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और हिमायत के लिए ठोस इक़दामात करने की तरग़ीब देना है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथी क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस इजलास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। ये इजलास गुज़िश्ता साल फरवरी में होने वाली वर्चुअल मीटिंग के फ़ैसलों पर कार्रवाई के लिए मुनाकिद किया गया है। मुलाकात में इलाक़ाई स्ट्रेटेजिक उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। कोविड की वबा, अहम टेक्नोलॉजीज़, मौसमियाती तब्दीली और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे असली चैलेंजेस पर भी इस इजलास में बातचीत की जाएगी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले का आज आखिरी दिन है। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास का पहला मरहला आज ख़त्म हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी की कार्रवाई हुई। लोकसभा में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ कल बजट पर बहस मुकम्मल हो गई। लोकसभा में बजट पर बहस में 80 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। राज्यसभा में आज बजट पर बहस मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना बहस का जवाब देंगी।
और इससे कबल कल लोकसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने जुमेरात को कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। सीतारमन ने कहा कि यूपीए के दौर में ऐसा मुआहदा WTO में आया था जिससे MSP पर सरकारी ख़रीदारी रोक दी जाती। गरीबों को PDS के ज़रिए अनाज नहीं मिलता। हमने 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद उसे दुरुस्त किया। इस देश के किसान के हित को बेच देने वाले काम किए 2013 बाली एग्रीमेंट में, उसको करेक्ट करने वाला मोदी जी है। और आज गरीब के लिए अन्न हक के ऊपर बात करने वाले कांग्रेस, वो भी PDS के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो नहीं था। वो 2017 में हमने 14-15 में हमने करेक्ट किया, नहीं तो इस देश में पुअर के लिए, गरीब के लिए अन्न मिलने के लिए PDS प्रावधान भी खत्म होना था। वो सही किया मोदी जी ने। और पार्लियामेंट में बजट पर बहस आज मुकम्मल होगी। लोकसभा में कल मुकम्मल हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन आज बहस का जवाब देंगी और इस सिलसिले में आइए बात करते हैं अपने नामा निगार ऋषि कुमार से। ऋषि, अगर बजट सेशन की पूरी बात करें तो बहस व मुबाहिसा और चर्चा की अगर हम बात करें तो किस तरह से रहा ये बजट का सेशन, और सरकार की जानिब से भी और ख़ास करके अपोजिशन की जानिब से भी किस तरह की चर्चा हुई इस पूरे सेशन में? देखिए, जहाँ तक बजट सत्र के इस पहले भाग की बात करें तो हम जानते हैं कि आज इसका समापन हो रहा है और जो मध्यावकाश है उसके बाद फिर से बजट पर जो चर्चाएं हैं और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे होंगी। लेकिन जिस तरीके से इस बार हमने देखा, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा और बजट पर चर्चा, दोनों ही चर्चाओं के दौरान सरकार और विपक्ष दोनों ने इसमें पूरी शिद्दत के साथ और हम कहें कि एक सकारात्मक रुख के साथ चर्चा में भाग लिया। विपक्ष ने जहां सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की तो वहीं सरकार ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो कि सरकार के ऊपर उठाए गए थे। सरकार ने जिस तरीके से हमने देखा कि कल वित्त मंत्री ने लोकसभा में भी कहा कि चाहे वो किसानों का मसला हो या फिर PDF या का मसला हो या कोविड जैसी महामारी के दौरान जो विपरीत परिस्थितियां बनी उसमें देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो मसला हो, उसमें सरकार की जो आर्थिक नीतियां रही हैं उससे बेहद सकारात्मक रूप से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है और बढ़ रही है। और इसमें बजट का भी उन्होंने संज्ञान लिया और बताया कि क्या क्या प्रावधान किस तरीके से बजट में किए गए हैं। वहीं जैसे कि आपने जिक्र किया कि विपक्ष ने भी चाहे हम बात करें लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों ही सदनों में कांग्रेस की तरफ से, RJD की तरफ से और जो अन्य छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए। और उसके दौरान हमने देखा कि जो विस्तृत चर्चा हुई उसमें ये ख़ास तौर से मुद्दा रहा कि देश में जो रोज़गार का जो मसला है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसमें जो अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने को लेकर जो अन्य पहलू हैं उस पर भी विपक्ष ने उन सब चीज़ों को सामने रखा। उसी तरीके से सरकार ने साफ किया कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसमें वृद्धि हो रही है, जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है और जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि भारत में जो रोज़गार की स्थिति है वो बढ़ रही है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उस वजह से आने वाले समय में ख़ास तौर से जो डिजिटल इंडिया को लेकर जो संकल्प और जो प्रोसेस और जो नीतियाँ बजट में रखी गई हैं वो बताती हैं कि आने वाले समय में जब दुनिया बदलाव की ओर आगे जा रही है तो वैसे में चाहे वो डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो या किसी भी मंत्रालय में जो डिजिटलाइजेशन है उसको मजबूत करने का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं देश में रोज़गार को बढ़ावा देगा। इस तरीके से पक्ष विपक्ष सामने आए और सबसे अच्छी बात रही कि इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी व्यवधान देखने को नहीं मिला। और अगर हम बात करें राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही तो बहुत सकारात्मक और सधे हुए रुख के साथ ये चर्चाएं हुई। जी, बहुत शॉर्ट में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर देखें कि पूरी तरह से बजट का ये सेशन कितना कामयाब रहा, अगर आप अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करें, किसानों के नज़रिए से देखने की कोशिश करें और आप चूँकि कवर करते हैं मुसलसल, तो आपकी नज़र से देखें अगर तो कितना सफल रहा, कितना कामयाब रहा ये सेशन? देखिए, जहाँ तक संसद की जो मेन मकसद होता है कि जब सरकार अपने किसी भी नीति या पक्ष को लेकर आती है तो उस पर विपक्ष अपना पक्ष रखे, ये जो महत्वपूर्ण पक्ष है इसको यहाँ पर हमने देखा कि बजट सत्र के पहले भाग में बहुत ही अच्छे तरीके से और सकारात्मक रुख के साथ
और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि आप चर्चा में शामिल हुइए और हर पक्ष को सामने लाइए और सरकार भी उसका जवाब देगी, तो उस लिहाज से मैं मानता हूं कि ये जो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उत्पादकता के हिसाब से 100% कहा जाएगा और ये बेहद शानदार भी है, क्योंकि इसका सभापति ने भी इसकी सराहना की है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा के सभापति। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट से मुतालिक ख़ास करके बजट के इस पहले सेशन को जो आज आखिरी दिन है उससे मुतालिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में कल पहले मरहले की पोलिंग हुई है। इसके साथ ही 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात शुरू हो गए हैं। कल उत्तर प्रदेश के 11 अजला की 58 असम्बली सीटों पर वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में तकरीबन 60.51% पोलिंग हुई। रियासत की तरक्की के लिए जमहूरियत के अजीम त्यौहार में हर उम्र और तबके के लोगों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर असेंबली इंतखाबात की तारीखों में तब्दीली की है। पहले मरहले की पोलिंग 27 फरवरी के बजाय 28 फरवरी को होगी, जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 3 मार्च के बजाय 5 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन की एक टीम ने हाल ही में मणिपुर में इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए रियासत का दौरा किया था। इस टीम ने वहाँ की सियासी जमातों, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और दिगर हुक्काम से बातचीत की। इस दौरान ज़मीनी सूरत हाल, लॉजिस्टिक मसाइल, तमाम हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए पोलिंग की तारीखों में तब्दीली करने का फ़ैसला किया गया। 83 पोलिंग स्टेशनों की निशानदही की गई है, जहाँ किसी भी हंगामी सूरत हाल में EVM, VVPAT मशीनों और इंतखाबी एहलकारों को हवाई जहाज़ से पहुँचाया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र कल सुबह 7 बजे से शाम 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक एग्ज़िट पोल पर पाबंदी लगा दी है। कमीशन ने गुज़िश्ता माह इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया था। इस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए एग्ज़िट पोल्स की इशाअत या तशहीर और किसी तरीके से नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 14 फरवरी को होनी है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी आज गोवा के मार्गो असेंबली हल्के में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बात यूपी की करें तो इलेक्शन का पारा चढ़ रहा है। तमाम सियासी जमातें अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज दोपहर उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। और भुज के क्रैक के इलाके में BSF ने 11 पाकिस्तानी कश्तियों को कब्जे में ले लिया है। BSF को हरामी नाला में पाकिस्तानी माहीगीरों की कश्तियों और माहीगीरों की दरानंदाजी की इत्तला मिली थी। इसके बाद BSF ने फौरी तौर पर 300 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। BSF ने अब तक 11 पाकिस्तानी माहीगीरों की कश्तियों को कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तानी कश्तियों और माहीगीरों की तलाश के लिए कमांडोज के 3 ग्रुपों को भी उतार दिया गया है। और बात कोविड-19 की करें तो मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में मुसलसल धीमी पड़ रही है, कम होती दिख रही है। तो वहीं टीकाकारी की तादाद भी मुसलसल तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे मुल्क में इन्फेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मुतासिर हथियार की शक्ल में शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 171.73 करोड़ से ज़्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकारी मुहिम के 391वें दिन शाम 7 बजे तक 43 लाख से ज़्यादा कोविड टीके लगाए गए। टीकाकारी मुहिम मुल्क में लोगों की कोविड से हिफाजत का अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर इसकी आला सतह पर निगरानी की जा रही है। हुकूमत ने कार तैयार करने वालों के लिए गाड़ियों में 6 एयरबैग और ड्राइवर समेत सीट बेल्ट के 3 पॉइंट लगाने को लाजमी करार दिया है।
गाड़ियों में एयरबैग न होने से किसी भी संगीन हादसे की सूरत में मुसाफिरों को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के वज़ीर नितिन गडकरी ने जुमेरात को नई दिल्ली में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सड़क हादसात में लोगों की मौत की वजह से मजमूई घरेलू पैदावार में 3.1% का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात को कम करने के मकसद से हुकूमत गाड़ियों में तकनीकी बेहतरी, मुतालिका पॉलिसियों में तरमीम और लोगों में बेदारी पैदा करने जैसे मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रही है। गडकरी ने कहा कि गाड़ियों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए भारत एनकैम्प प्रोग्राम के तहत मेयारात और प्रोटोकॉल पर मबनी गाड़ियों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जुमेरात को राष्ट्रपति भवन के सालाना उद्यानी उत्सव का इफ्तिताह किया। आवाम के लिए मुगल गार्डन 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुला रहेगा। सयाह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गार्डन में घूम सकेंगे। इसके साथ ही रख रखाव के पेश नज़र पीर को मुगल गार्डन बंद रहेगा। कोविड आलमी वबा की वजह से इस साल मुगल गार्डन में सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही दाखिले की इजाज़त होगी। गार्डन देखने के दौरान लोगों को मास्क पहनने और मुनासिब दूरी कायम रखने जैसे कोविड से मुतालिक रहनुमा हिदायत पर अमल करना लाजिम होगा। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से गार्डन में दाखिल होने और निकलने की इजाज़त होगी। सयाह मुगल गार्डन के अलावा राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम में भी ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए दोनों को देख सकते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में शाम के वक्त तकरीबन 6 बजे बिल्डिंग की एक मंजिल की छत का एक हिस्सा गिर गया है, जिसमें 2 अफराद के हलाक होने की खबर है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 कुंबे के लोग इस हिस्से में रह रहे थे। इमारत के मकीनों ने बिल्डर पर इमारत की तामीर के ज़ाब्तों पर अमल न करने का इल्ज़ाम लगाया है। मौके पर SDRF और NDRF की टीम राहत और बचाव के काम में मसरूफ़ है। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। सबसे पहली सुर्खी है, हमारी हुकूमत मुस्लिम बहन बेटियों के साथ है। PM ने फसादात की याद दिलाई। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो बदनुमा दाग था, लेकिन सहारनपुर में भी जो हुआ वो खौफनाक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी UP की अपनी पहली इंतखाबी रैली को खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन जमातों का नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी को ख़ास तौर पर निशाने लिया और कहा कि अपोजिशन जमातों में परिवारवाद को ही अहमियत दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही दूसरी अहम खबर है, पॉलिसी सूद की शरहों में कोई तब्दीली नहीं है। RBI का फैसला। RBI ने रवा माली साल में GDP की शरह नमू को 9.5% से कम करके 9.2% कर दिया है। ओमिक्रॉन वायरस का ख़तरा बना रहने और आलमी चैलेंजों के दरमियान घरेलू मईशत के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए हिमायत बरकरार रखने का फ़ैसला करते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी सूद शरहों को 4% की मौजूदा सतह पर बरकरार रखा है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो पहली खबर है UP असम्बली इंतखाबात से मुतालिक है। कल जो इंतखाबात हुए हैं उसमें 58 सीटों पर पोलिंग हुई। शामली में 69.42% और के साथ सबसे आगे रहा, जबकि गाज़ियाबाद में 54.77% और गौतम बुद्ध नगर में 56.73% पोलिंग हुई है। मामूली तनाज़ात के दौरान पुरअमन रही, पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर अखबार ने कहा। अखबार का लिखना है कि पुरअमन तौर पर पोलिंग रही है। अखबार ने आलमी सफ़े पर जो सुर्खी लगाई है वो है अमरीकी सदर जो बाइडन की सऊदी फरमारवा से टेलीफोन पर बातचीत है। इस बातचीत में तवानाई की फराहमी, ईरान और यमन के हवाले पर तबादला ख्याल किया गया है। अखबार ने लिखा है कि दोनों सरबराहों के दरमियान ईरान और यमन के हालात समेत तेल की बढ़ती हुई कीमतों और तवानाई की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों सरबराहान ने आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर अहम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल पर सुर्खी लगाई गई है, मसले हिजाब पर अदालत उज़्मा में अर्जी दाखिल। सुप्रीम कोर्ट का फौरी तौर पर समाअत न करने का इशारा। हिजाब के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट अब पीर को समाअत करेगा। फैसला आने तक तालीम गाहों में तालिबात को मजहबी लिबास पहनने पर इसरार न करने की हिदायत दी गई है। एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कोविड कवानीन में नरमी बरती गई है। मरकज़ी हुकूमत ने कोविड कवानीन में नरमी करते हुए
हुए बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने वाले लोगों के लिए लाजमी RT-PCR को ख़त्म कर दिया गया है और ख़तरे वाले ममालिक की फहरिस्त को भी ख़त्म कर दिया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने ये ऐलान जुमेरात को किया है। जो नज़रसानी शुदा रहनुमा खतूत है उसको देखते हुए और ये नई हिदायत जो है ये 14 फरवरी से नाफिज होंगी। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना वायरस के मामलात तेज़ी से उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 40 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 58 लाख 6 हज़ार अफराद की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 9,38,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय मुल्कों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 13 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 80 लाख से तजावुज़ कर गई है। रूस में 35 लाख से ज़्यादा और जर्मनी में 1 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका ने $200 मिलियन के सिक्योरिटी पैकेज के हिस्से के तौर पर हथियारों की एक खेप यूक्रेन को सौंपी है। राजधानी कीव में बारसिपल हवाई अड्डे पर हथियारों के तैयारे से उतारा गया। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी कशीदगी के तनाजुर में अमेरिका कई बार यूक्रेन को हथियारों की सूरत में फ़ौजी इमदाद सप्लाई कर चुका है। काबिल ज़िक्र है कि रूसी सरहद पर रूस की जानिब से 1 लाख से ज़्यादा फ़ौजियों को तैनात किया गया है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक रूस पर यूक्रेन पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ताहम रूस ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन में जारी तनाज़ा के बारे में कहा है कि अगर रूसी फ़ौज यूक्रेन पर हमला करती है तो बहुत ही खून खराबा होगा। जॉनसन और पोलैंड के वज़ीर आज़म ने बरतानवी फ़ौज के सदर दफातर में पहले वारसा बख्तर बंद ब्रिगेड का दौरा किया। उसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने बताया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा सूरत हाल के सबब यूरोप में सदियों बाद सलामती के बहरान का संगीन ख़तरा पैदा हो गया है। और खेल की खबरों की बात करें तो भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत ने दूसरा मुकाबला 44 रन से जीतकर सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त सबकत हासिल कर ली है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश तीसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज़ 3-0 से अपने नाम करने की होगी। सीरीज़ के पहले मुकाबले में जहां टीम ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करके मुकाबले को अपने नाम किया, वहीं दूसरे मैच में टीम ने अपनी शानदार गेंदबाजी से कैरिबियाई टीम को शिकस्त फाश दी। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मुसलसल 11वीं वनडे सीरीज़ पर कब्जे के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने जुमेरात को लेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दी। पूरे मुकाबले के दौरान लिवरपूल ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। इस जीत के साथ लिवरपूल पॉइंट टेबल में 23 मैच में 51 पॉइंट के साथ दूसरे मकाम पर बरकरार है। EPL के ही एक दिगर मुकाबले में आर्सेनल ने वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 1-0 से शिकस्त दी। आर्सेनल ने मुकाबले का आगाज़ जारहाना अंदाज में किया। 2022 में आर्सेनल की ये पहली जीत है। इस जीत के साथ ही आर्सेनल पॉइंट टेबल में 5वें मकाम पर आ गई है। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज।
और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से कबल आइए आपको छोड़े जाते हैं नीदरलैंड के एक चिड़ियाघर में एक गेंडे और उसके बच्चे की दिलकश तस्वीर के साथ। ये चिड़ियाघर इन मासूमों का नया आशियाना है। आप इन तस्वीर से महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। तीन 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया